गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत पिछली कुछ कक्षाओं में हमने प्रवास को पढ़ा था, प्रवास के प्रभावों को पढ़ा था, प्रवास के कारणों को पढ़ा था, प्रवास के प्रकारों को पढ़ा था। आज के इस कक्षा में एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जिसको जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। क्या पढ़ेंगे आज? जनसंख्या संसाधन प्रदेश। जनसंख्या संसाधन प्रदेश। देखिए, किसी भी देश के लिए वहाँ की जनसंख्या यानी कि वहाँ का जनसमूह एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे काम में आने वाली प्रत्येक चीज़ संसाधन होती है, उसी तरीके से मानव भी एक दूसरे के काम आता है। जितने भी काम होते हैं सभी मानव के द्वारा किए जाते हैं। तो किसी भी देश के लिए वहाँ का जनसमूह, वहाँ की जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूगोलवेत्ता इस जनसंख्या के महत्वपूर्ण संसाधन को पढ़ने के लिए, इनका विश्लेषण करने के लिए प्रदेश को कई जनसंख्या प्रदेशों में बांट करके अध्ययन करते हैं। विश्व में सबसे पहले इस प्रकार के जनसंख्या प्रदेशों का अध्ययन, वर्गीकरण सबसे पहले किया था एक विद्वान था, उसका नाम था एकरमैन। एकरमैन ने विश्व में सबसे पहले जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और इसने विश्व को 5 प्रमुख जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा था। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम भारत के जनसंख्या प्रदेशों को। ये विश्व की थोड़ी सी बात है। भारत के जनसंख्या प्रदेशों के संदर्भ में एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर पी सेनगुप्ता। नाम याद रखना आप इसका, प्रोफेसर पी सेनगुप्ता। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं ये। प्रोफेसर पी सेनगुप्ता जो है, इन्होंने भारत को 1958 में भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा था। 1958 में प्रोफेसर पी सेनगुप्ता ने भारत को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा था और इन्होंने भारत की जनसंख्या के संदर्भ में, वहाँ के संसाधनों को भारत के संदर्भ में इन्होंने 3 प्रमुख जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा था। 3 प्रमुख जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा था। कितने में बांटा था गुरुजी? 3 प्रमुख संसाधन प्रदेशों में बांटा था भारत को। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने इन 3 प्रमुख प्रदेशों में भारत को 19 गौण जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा था। बात समझने की कोशिश करना। 3 प्रमुख और 19 गौण प्रदेश थे भारत के अंतर्गत, इन्होंने जो बतलाया है। किसके अनुसार है ये? प्रोफेसर पी सेनगुप्ता के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं कि इन्होंने भारत को कौन कौन से जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा है। भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को बांटने में इन्होंने एक चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया है, वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ की जनसंख्या और वहाँ आर्थिक विकास किस तरीके का है। इन सभी के आधार पर इन्होंने क्या है, भारत की जनसंख्या को अलग अलग प्रदेशों में बांटने की कोशिश की है। ठीक है, इसको मैं बिठा देता हूँ। आगे हम देखते हैं कौन कौन से जनसंख्या प्रदेशों में इन्होंने बांटा है। प्रोफेसर पी सेनगुप्ता के अनुसार भारत को 3 प्रमुख और 19 गौण जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से हैं। पहला जनसंख्या संसाधन प्रदेश इन्होंने बताया है गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश। बोलो कौन सा? गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश। यानी कि इन्होंने जो पहला जनसंख्या संसाधन प्रदेश माना है भारत में, उसको गतिशील माना है, मोबाइल माना है। गतिशील का मतलब होता है मोबाइल, यानी कि जो आने वाले समय में और तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर दौड़ेगा, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में
संसाधन उपलब्ध है मानव संसाधन के अलावा भी, और वो क्षेत्र आने वाले भविष्य में अच्छी प्रगति कर सकता है इनके अनुसार। इन्होंने 1958 में बांटा था, उस टाइम की बात है ये, ठीक है। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो कुछ हमको आंकड़े कुछ अलग मिलेंगे, लेकिन इनका जो अनुमान था 1958 का था, उसके मुताबिक इन्होंने भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को 3 भागों में बांटा था और उसी के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में इनको विभाजित किया है। तो पहला गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश, इसमें उस प्रदेश में कई सारे जनसंख्या संसाधन मौजूद होंगे और दूसरे जो आर्थिक संसाधन है वो भी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर आने वाले टाइम में विकसित और विकासशील होने की बेहतरीन संभावनाएं पाई जाती है। ऐसे प्रदेश को इन्होंने क्या बताया है, गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश। इसके अंतर्गत भारत के 5 प्रदेशों को इन्होंने बताया है। कौन कौन से 5 प्रदेश है देख लेते हैं हम। पहला प्रदेश इसके अंतर्गत ये लिख लीजिए आप, यहाँ पे ये वाली लिख लीजिए और यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए। पहला जनसंख्या संसाधन प्रदेश इसके अंतर्गत इन्होंने बतलाया है वो है पश्चिमी बंगाल डेल्टा। इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली रैंक जिसको दी है वो पश्चिम बंगाल डेल्टा को दी है। पश्चिम बंगाल डेल्टा के अंतर्गत इन्होंने माना है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र है वो हरा भरा है, नदियाँ हैं यहाँ पर कई सारी, उन नदियों के कारण यहाँ डेल्टाई क्षेत्र पाया जाता है। कृषि अच्छी तरीके से की जाती है, साथ ही साथ खनिज संसाधन यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कोयला है, लोहा पाया जाता है यहाँ पर, इसके अलावा अन्य खनिज भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ छोटा नागपुर का पठार भी इसके पास ही है, यानी कि गोदावरी महानदी का बेसिन, दामोदर नदी का बेसिन भी इसके पास है। दामोदर नदी की घाटी में पर्याप्त संभावनाएं हैं, अन्य सभी चीज़ों की विकसित होने की पर्याप्त संभावनाएं वहाँ मौजूद है, इसलिए इन्होंने इस प्रदेश को इम्पोर्टेंट माना है। यहाँ पर कुछ प्रदेशों के नाम बताए हैं इन्होंने, जैसे कोलकाता हुआ, हल्दिया हुआ, वर्धमान हुआ। ये सभी क्षेत्र आने वाले समय में बहुत तेज़ी से विकसित कर रहे हैं और औद्योगिक जनसंख्या ये लोग रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर शैक्षणिक, सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक सभी तरीके से ये प्रदेश उन्नत अवस्था में है इनके अनुसार, ठीक है। तो पहला इन्होंने पश्चिम बंगाल डेल्टा माना है। दूसरा जो प्रदेश माना है इन्होंने वो माना है गुजरात महाराष्ट्र प्रदेश। गुजरात और महाराष्ट्र प्रदेश इन्होंने दूसरा स्थान माना है इसका। यहाँ बताया है कि इन्होंने पर्याप्त रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े औद्योगिक नगर यहाँ पे पाए जाते हैं, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, इसके अलावा मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, ये सभी इस प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यह प्रदेश गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत इन्होंने माना है। यह प्रदेश जो है धीरे धीरे नगरीकरण के बाद औद्योगिकीकरण के अर्थव्यवस्था पर ये पहुंच चुका है। तो इस तरीके से इन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा माना है, गुजरात महाराष्ट्र प्रदेश। इसके बाद तीसरा प्रदेश जो इन्होंने माना है वो बताया है तमिलनाडु प्रदेश। तमिलनाडु प्रदेश के अंतर्गत इन्होंने जो भारत का दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, उस तमिलनाडु में भी कई प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, कृषि वहाँ पे अच्छी की जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने वहाँ की अर्थव्यवस्था को देखा, वहाँ की सामाजिक स्थिति को देखा, साथ ही साथ वहाँ साक्षरता और शैक्षणिक स्तर जो है उच्च है, लिंगानुपात उच्च पाया जाता है। तो इस वजह से इन्होंने इस प्रदेश को भी गतिशील जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत माना है। यहाँ कई सारे जो बड़े नगर पाए जाते हैं, जैसे कोयम्बटूर हुआ, चेन्नई हुआ, मदुरई हुआ, ये तिरुचिरापल्ली हुआ, ये सभी प्रदेशों को इन्होंने क्या बतलाया है, इन सभी प्रदेशों को इन्होंने इसमें प्रमुख जगह दी है इन प्रदेशों को, ठीक है। इसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण प्रदेश माना है इन्होंने गतिशील जनसंख्या संसाधन के अंतर्गत, वो माना है पंजाब और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, दोआब का मतलब समझ गए ना आप, दो पानी के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी है और इसके पीछे से ये यमुना नदी इसमें मिल जाएगी आगे आकर के, तो इसके बीच का ये जो क्षेत्र बनेगा ये वाला, इसको कहेंगे दोआब का क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको, दोआब का क्षेत्र। इसी तरीके से 5 नदियां पंजाब में पाई जाती है तो उसको पंजाब कहते हैं, ठीक है, 5 नदियों का क्षेत्र।
पंजाब गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र, यहाँ इन्होंने बताया है कि यह क्षेत्र बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कृषि और कृषि पर आधारित जो उद्योग है वो बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। साथ ही साथ शैक्षिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से ये क्षेत्र भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कई प्रकार के जो खाद्यान्न उत्पादन हैं, उन खाद्यान्न उत्पादनों में पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है ये अग्रणी रहा है। यहाँ पर कई सारे जो नगर है, जैसे लुधियाना हुआ, अमृतसर हुआ, दिल्ली हुआ, या दिल्ली के अलावा आगरा हुआ, मेरठ हुआ, पानीपत हुआ, सोनीपत हुआ, ये बड़े बड़े शहर है। ये बड़े बड़े शहर इस गंगा यमुना दोआब और पंजाब वाले क्षेत्र को गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश में रखने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद पांचवा और आखिरी गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश इन्होंने दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक पठार वाला क्षेत्र बताया है। दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक पठार वाला क्षेत्र इन्होंने पांचवा गतिशील जनसंख्या संसाधन प्रदेश बताया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने कई सारे क्षेत्रों को लिया है, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी जो कर्नाटक का पठार है यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में लोहा पाया जाता है और लोहे के ऊपर आधारित कई सारे उद्योग भी है, जैसे भद्रावती है, इसके अलावा तुंगभद्रा है, ये तुमकुर है, ये सभी यहाँ पर कई सारे उद्योग है। उद्योगों के अलावा बड़े बड़े शहर भी है, जैसे चिकमंगलुरु हुआ, बेंगलोर हुआ, मैंगलोर हुआ, इसके अलावा शिमोगा हुआ, तुमकुर हुआ, भद्रावती हुआ, चंद्रभागा हुआ, ये सारे बड़े बड़े शहर हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखना। ये सभी प्रदेश जो है, ये सभी प्रदेश भारत के जो है जनसंख्या संसाधन प्रदेश है, जो गतिशील माने हैं। किसने माने हैं? पी सेनगुप्ता ने। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अन्य प्रदेशों को, जो दूसरे प्रकार के प्रदेश है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद दूसरे प्रकार के प्रदेश देखेंगे हम, मध्यम प्रदेश, मध्यम प्रकार के प्रदेश या आशावान प्रदेश। ठीक है, मध्यम प्रकार के प्रदेश या आशावान प्रदेश, मध्यम प्रकार के प्रदेश या आशावान प्रदेश, इसके अंतर्गत क्या है देखिए, मध्यम प्रकार के प्रदेश, आशावान प्रदेश। ठीक है, पहला इन्होंने गतिशील माना है, दूसरा मध्यम प्रकार के। ये प्रदेश ऐसे हैं जहां पर आने वाले कुछ 10-20 सालों में, आने वाले 10-20-50 सालों में इनके विकसित होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर संसाधन मौजूद है। ठीक है, उनका अगर सही ढंग से उपयोग कर लिया जाए तो आने वाले 10-20-50 साल में ये जनसंख्या संसाधन प्रदेश भी अपनी उन्नति कर सकते हैं, अपनी प्रगति कर सकते हैं, अपने आप को विकसित कर सकते हैं। तो पी सेनगुप्ता के अनुसार दूसरे प्रकार के प्रदेश कौन से? मध्यम, या कह सकते हैं कि आशावान, जिससे आशा की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है, ऐसे प्रदेश। ठीक है, ऐसे प्रदेशों में इन्होंने कौन कौन से प्रदेशों को माना है? देखिए, नंबर 1 पर माना है उत्तरी पूर्वी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी प्रदेश, इसमें बहुत सारे जिले तो यूपी के आते हैं, इसके अलावा बिहार आता है इसमें, और बिहार के अलावा वेस्ट बंगाल आता है इसमें। ये सभी इसमें कुछ इसका हिस्सा इसका शामिल है। यहाँ पर क्या है, पर्याप्त मात्रा में नदियाँ हैं, नदियों का पानी है, नदियों के ऊपर आधारित कई सारे कृषि उद्योग यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कोयला पाया जाता है, कोयले के ऊपर आधारित, कच्चे माल आधारित कई सारे उद्योग यहाँ पर है। इनके कारण इस प्रदेश को इन्होंने आशावान प्रदेश माना है कि आने वाले ज़माने में, आने वाले समय में ये प्रदेश अपनी उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एमपी, यूपी, बिहार वगैरह सभी के जिलों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कई प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, तांबा, अभ्रक, सीसा, जस्ता वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसके ऊपर आधारित कई सारे उद्योगों को लगाए जाने की भविष्य में यहाँ पर संभावनाएं बतलाई थी 1958 में पी सेनगुप्ता ने। ठीक है, अभी की बात नहीं हो रही है, 1958 के अनुसार, पी सेनगुप्ता के अनुसार ये संसाधन प्रदेश बतलाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रदेश माना है इन्होंने, ये छठा प्रदेश है। ठीक है, 5 उधर देख लिए थे हमने, ये छठा है। इसके बाद 7वां प्रदेश जो है वो बताया इन्होंने गोदावरी बेसिन का। गोदावरी नदी आप जानते हो
कहाँ है मुख्यतः इसका बेसिन? इसका बेसिन बनता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो उस ज़माने में तेलंगाना तो था नहीं, आंध्र प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत इन्होंने कई सारे क्षेत्रों को बतलाया है जो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में, उस ज़माने की बात कर रहे हैं 1958 की, आने वाले फ्यूचर में जो है गतिशील हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, अपने आप को उस मंजिल तक ले जा सकते हैं जिस मंजिल तक इन्होंने कल्पना की थी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आंध्र प्रदेश वाला इलाका हमने पढ़ा है अभी, तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश वाला इलाका, वहाँ पर क्या है कई प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनमें कुड़प्पा क्रम की शैलें वहाँ पर पाई जाती है। कुड़प्पा करके एक जिला है वहाँ पर आंध्र प्रदेश में, कुड़प्पा क्रम की शैलें पाई जाती है। कोयला वहाँ पर पाया जाता है, लोहा वहाँ पर पाया जाता है, तांबा वहाँ पर पाया जाता है, अभ्रक वहाँ पर पाया जाता है। सभी प्रकार के सीसा, जस्ता वगैरह जितने भी प्रकार के खनिज संसाधन हैं, अधिकतर खनिज संसाधन आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में ये संसाधन पाए जाने के कारण वहाँ औद्योगिक विकास हो सकता है, इस तरीके का इन्होंने अनुमान लगाया था। साथ ही साथ गोदावरी नदी से पर्याप्त जलापूर्ति की जा सकती है, जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, औद्योगों को जो है ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सकती है, इस तरीके का इन्होंने बतलाया था। तो गोदावरी बेसिन के अंतर्गत इन्होंने कई सारे नेल्लोर है, खम्माम है, हैदराबाद है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ और ज़िले हैं जैसे गुंटूर हुआ, ये सभी ज़िले, इन जिलों को पर्याप्त रूप से इन्होंने क्या बताया था कि आने वाले समय में ये पर्याप्त रूप से क्या हो सकते हैं, उन्नति की ओर जा सकते हैं। विशाखापत्तनम यहाँ पर एक बंदरगाह है जो इन सभी यहाँ पे जो पाया जाएगा उन सभी को एक्सपोर्ट कर देगी अन्य देशों में। तो परिवहन के माध्यम से भी इन्होंने इस प्रदेश को इम्पोर्टेंट माना है। इसके अलावा तीसरा जो जनसंख्या संसाधन प्रदेश इन्होंने बतलाया है, तीसरा जनसंख्या संसाधन इन्होंने बतलाया है अरावली और मालवा का पठार वाला क्षेत्र। अरावली और मालवा का पठार वाला क्षेत्र, अरावली और मालवा का पठार वाला क्षेत्र इन्होंने क्यों बतलाया? देखिए यहाँ पर क्या है, पर्याप्त मात्रा में खनिज पाया जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान के बीचों बीच में से अरावली पर्वतमाला निकलती है, उस अरावली पर्वतमाला में ही सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं राजस्थान के। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान से हटा कर देखते हैं तो राजस्थान एक बहुत कमज़ोर राष्ट्र होगा, एक बहुत छोटा राष्ट्र होगा, राष्ट्र बोले तो राज्य प्रदेश होगा खनिजों के मामले में, क्योंकि राजस्थान का संपूर्ण खनिज कहाँ पाया जाता है? अरावली बेल्ट में। तो अरावली प्रदेश में राजस्थान का खनिज पाया जाता है। मालवा का पठार में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र आता है वहाँ पर भी खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो उन खनिजों के ऊपर आधारित कई सारे जो उद्योग होते हैं, उन उद्योगों के लिए इन्होंने इस क्षेत्र को इम्पोर्टेंट बतलाया है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को इन्होंने क्या बतलाया है? इम्पोर्टेंट। इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं गुरुजी? इस क्षेत्र के अंतर्गत देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं राजस्थान का जयपुर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा। इसके अलावा मालवा के पठार के अंतर्गत कोटा आ जाएगा, मध्य प्रदेश के कुछ जिले आ जाएंगे, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ जिले इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। ठीक है, ये सभी प्रदेश में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसके पास PDF नोट्स भी इसके बना करके नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन कल इसको पूरा संपूर्ण मैं आपको डिटेल वाइज PDF के माध्यम से भेज दूंगा, टेंशन ना रहे। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए इसको। इसके बाद जो चौथा प्रदेश है, वो चौथा प्रदेश अरावली और मालवा के पठार के बाद इन्होंने दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक प्रदेश और गोवा प्रदेश को बताया है। दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक को शामिल किया है इन्होंने और गोवा वाले क्षेत्र को भी शामिल किया है, जिसमें यहाँ भी कई प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। वास्को डी गामा, पणजी, गोवा पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नारियल के बाग है, सुपारी के बाग है, इसके अलावा कई सारे खनिज संसाधन हैं, उनके ऊपर आधारित उद्योग भी है। तो इस प्रदेश को भी इन्होंने आने वाले समय में जो है उन्नत, या कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है विकासशील के बाद विकसित होने की संभावना इन्होंने व्यक्त की है। इसके बाद जो पांचवा प्रदेश है मध्यम प्रकार के या आशावान प्रदेशों के अंदर, वो बताया इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी वाला क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में आसाम पड़ता है मुख्यतः, वो आसाम वाला जो क्षेत्र है। इसके अलावा मेघालय वाला, मेघालय में नहीं जाती है नदी, आसाम के अलावा अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अरुणाचल प्रदेश में कोई संसाधन नहीं पाया जाता। आसाम में मुख्यतः तेल के भंडारों का पता लगा था उसी दौरान,
और इसके अलावा वहाँ तेल निकाला जाता है। कई प्रकार की जो है सीढ़ीनुमा कृषि कर करके बागाती कृषि भी की जाती है। तो इन सभी के कारण इन्होंने क्या बताया कि वहाँ भी उद्योगों को लगाए जाने की अच्छी संभावना है और वहाँ भी क्या किया जा सकता है, उद्योगों को शामिल किया जा सकता है, उद्योगों को लगाया जा सकता है। वो भी आने वाले टाइम पे क्या कर सकते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल होने की संभावना रखते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ये गतिशील और मध्यम प्रकार के प्रदेशों को बतलाया है। उम्मीद है आपको जितना मैं समझाना चाह रहा था उतना समझा चुका होगा, आपके समझ में आ चुकी होगी। कल हम पढ़ेंगे तीसरे प्रकार के प्रदेश जो समस्याग्रस्त प्रदेश है। उसको इन्होंने 9 भागों में बांटा है। कौन कौन से 9 भागों में बांटा है, साथ ही साथ हम इसका मैप का भी अध्ययन करेंगे। मैप में इनके 19 और 3 प्रमुख और 19 गौण प्रदेशों को भी दर्शाएंगे हम। तो आप तैयार रहना, मैप बना करके भारत का एक चकाचक मैप बना लीजिए आप, बड़ा वाला। उस मैप के अंतर्गत इनको दर्शाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम इनके नोट्स का भी अध्ययन कर लेंगे, आपको मैं नोट्स बना करके भेज दूंगा, ठीक है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।